एक बात तो मैं आपको साफ बता दूं कि बीजेपी विल बी टोटली स्मैश्ड इन दिस इलेक्शंस, इन ऑल 3 स्टेट्स। इन 3 स्टेट में वो सत्ता में नहीं रहेगी। ये आरएसएस का डिफाइंड एजेंडा है। उनका डिफाइंड एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में सिविल वार होगा और इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जय भीम। अंबेडकरी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक तमाम लोग उसमें सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में अपना योगदान दिया। ऐसे ही एक शख्स बीडी बोरकर हमारे साथ हैं आज की चर्चा में। बीडी बोरकर जी बामसीफ से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम इनका परिचय दें तो ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसका फाउंडेशन स्टोन एक्ट 2018 में रखा गया था। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। सर, अभी आप तमाम लंबे समय तक बामसेफ से जुड़े रहे हैं, माननीय कांसीराम से जुड़े रहे हैं। अभी पिछले साल में आप लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। उस पार्टी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, जबकि महाराष्ट्र में इतने सारे अम्बेडकरवादियों की पॉलिटिकल पार्टी पहले से थी, या फिर यूपी की बात करें या फिर नेशनल लेवल की पार्टी की बात करें तो बीएसपी भी थी। इस बीच में आपकी पार्टी, आपने पार्टी क्यों बनाई? देखिए, जिस ऑब्जेक्टिव से पार्टी बनाई गई थी बीएसपी, तो वो ऑब्जेक्टिव से वो हट गई, वो पार्टी ऑब्जेक्टिव से हट गई। इसलिए हमें ऐसा लगा कि जो हमने अपने आंदोलन का ऑब्जेक्टिव बनाया था, और वो ऑब्जेक्टिव ये बनाया था कि जो यहाँ का मूल निवासी बहुजन समाज है उसको उसके अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनको मिलने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लड़ाई जो है वो जो कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो है पॉलिटिकल पावर। तो जब तक हम पॉलिटिकल पावर कैप्चर नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बीएसपी होने के बावजूद भी जो आप मुझे पूछ रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि बीएसपी के अलावा और दलों का भी नाम लिया जो महाराष्ट्र में भी ठीक है, उनके सभी का, सभी जितने भी, मतलब जो सो कार्ड मैं कहूँगा अम्बेडकरेट पार्टियाँ खुद को कहती है, वो ऑब्जेक्टिव के साथ कमिटेड नहीं है। वो एडजस्टमेंट का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कर रहे हैं एडजस्टमेंट का पॉलिटिक्स जो हमारे सही पॉलिटिकल दुश्मन है, जो हमारे अधिकार पिछले 70 साल से दे ही नहीं रहे, उन्हीं के साथ वो एडजस्ट कर रहे हैं। और कांशीराम जी खुद हमें सिखाया जब हम मतलब बामसेफ में थे कि भेड़ और शेर इकट्ठा नहीं रह सकते। लेकिन कांशीराम जी ने खुद ही ये काम किया। बाद में वो बीजेपी के भी साथ गए, वो कांग्रेस के भी साथ गए, और बाद में बाकी रामदास आठवले और महाराष्ट्र की जो पार्टियाँ है उनको तो मैं इनसिग्निफिकेंट ही समझता हूँ। जब से मैं बामसेफ में काम कर रहा था कि दे वेर नॉट कमिटेड टू द फुली अम्बेडकरेट आइडियोलॉजी, दे वेर ऑल सेल्फिश लीडर। सर, आप महाराष्ट्र से आते हैं, तमाम लंबा वक्त आपका महाराष्ट्र में बीता और तमाम आंदोलन आपने वहाँ के देखे हैं। इस बीच में महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ कोई भी एक पॉलिटिकल पावर उतने मजबूती से क्रिएट नहीं हो पाई? नहीं, इसका मुख्य कारण जो है कि जो लीडर बाबा साहब के बाद जो ऑनेस्ट और डेडिकेटेड और सिंसियर लीडरशिप आनी चाहिए थी वो आई नहीं। आप समझ लीजिए कि दादा साहब गायकवाड़ जो बाबा साहब के काफ़ी खंदे सपोर्टर थे, और उनके हाथ में जब धुरी आई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया। दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट इन अम्बेडकर कॉलेज, और वो हमारे कॉलेज के चेयरमैन थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि में है। 1971 की बात है। तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता किया। तो बाबा साहब अपनी पूरी लाइफ टाइम कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़े, और उनके जो लेफ्टिनेंट है वो अगर कांग्रेस के साथ या कहेंगे अलायंस करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है दे आर दी ट्रेटर्स ऑफ द फुली अम्बेडकरेट मूवमेंट। और बाबा साहब के ट्रेटर्स में समझूंगा उनको। और उसके बाद में तो आप देख ही रहे, उसके बाद में दलित पैंथर आई वहाँ 1972 से दलित पैंथर आई। वो तो दरिद्र पैंथर बन गई अभी। वो उसके साथ जाके बैठे रामदास आठवले, एक अरुण कामले हुआ करते थे, ये रामदास आठवले हुआ करते थे, एक ढाले हुआ करते थे। अरुण कामले गुजर गए, ढाले गुजर गए। ढाले ने अपनी एक्टिविटीज रिलीजियस सेक्ट में वो धम्म लिपि वगैरह निकालते थे, उसमें चले गए। फिर ये रामदास आठवले के पास रहा दलित पैंथर, तो ये दरिद्र पैंथर बन गया और अभी बीजेपी के साथ बैठा हुआ है। तो इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सर, जिस महाराष्ट्र में
इतनी बड़ी सांस्कृतिक पूंजी है एक महाराष्ट्र के पास, सांस्कृतिक आंदोलन की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, राजनीतिक आंदोलन क्यों नहीं सफल हुआ? क्यों लोग बिकते चले गए या फिर मिलते चले गए दूसरों के साथ? नहीं, इसका मुख्य कारण है ये, देखिए समाज को एक समय में तो बाबा साहब के साथ थे ही ना ये, हाँ? वो बिखरते इसलिए है कि एक ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, कॉम्पिटेंट लीडरशिप अगर किसी आंदोलन में नहीं रही तो वो आंदोलन बिखरता है। तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप की बताई है, ये कभी मतलब उनकी रही नहीं है इन लोगों की। फिर जब लोग देखते हैं कि ये लोग खुद ही बिके जा रहे हैं, तो जब उधर बिकते हैं तो नीचे भी लीडर बिकते हैं, फिर समाज भी बिकता है। आज 500 रुपये में समाज बिकता है वोट, हाँ? जो वोट बड़ी बड़ी अथक परिश्रम से बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके वो हमारे लिए पाया, और बाद में जब उनको मौका मिला इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट करने का, तो उन्होंने किया। लेकिन वो लोग एक समय में उसका इंपॉर्टेंस समझ भी रहे थे बाबा साहब जब थे, लेकिन उसके बाद वो उसका इंपॉर्टेंस क्या 400-500 रुपये में बेच डालते वोट, हाँ? और ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां है जब आती है हमारे पास वोट मांगने, तो आपका कीमती वोट दो बोलते, इसका मतलब हुआ कि उसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती, और बाद में वही वोट कीमत लेके मतलब खरीदने की बात करते हैं। तो ये समाज का कैरेक्टर बहुत गिरा हुआ है अभी हमारे समाज का, महाराष्ट्र में नहीं, मैं ये बता रहा हूँ पूरी इंडिया में। तो सर यानी आप कह रहे हैं कि गलती जनता की नहीं है, गलती नेताओं की है? हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं ये, हाँ? नेताओं की ही गलती होती है। जनता जो है नेताओं के साथ जाती है, किसी भी आंदोलन में जनता नेताओं के साथ जाती है, हाँ? तो इसलिए आप ये देखेंगे कि बाबा साहब के साथ गए लोग, हाँ? तो फिर रामदास आठवले के साथ भी गए ना, हाँ? ऐसा नहीं कि उसके साथ नहीं गए। तो एक्चुअली जो लीडर होता है उसको एक सही नेतृत्व समाज को देना पड़ता है। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो सिंसियर होना चाहिए, वो डेडिकेटेड होना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आज आप देखेंगे हमारे समाज में कॉम्पिटेंट नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है। इनफैक्ट आइल से वैक्यूम है, लीडरशिप की वैक्यूम है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ घर घर में नेता भी है, तो ये घर घर में नेता वाला काम नहीं चलेगा। अभी जो देश की राजनीति है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आपकी ही पार्टी लड़ रही है, तो अभी राजनीति की क्या स्थिति है? देश की राजनीति किधर जा रही है? देखिए, देश की आज की तारीख में मैं जो घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपी और उत्तराखंड के टूर पे भी 1 महीना रहा हूँ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अभी पंजाब में 1 हफ्ते से आ रहा हूँ। एक बात तो मैं आपको साफ बता दूँ कि बीजेपी विल बी टोटली स्मैश्ड इन दिस इलेक्शंस, इन ऑल 3 स्टेट्स, इन 3 स्टेट में वो सत्ता में नहीं रहेगी। अभी ये बात है कि हमारे समाज का जो हमारा वोटर है, जो मूल निवासी बहुजन समाज का वोटर है, वो मूल निवासी बहुजन समाज के वोटर का जो पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं होने की वजह से, भाई बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ जाना है, या उसकी विरोधी जो भी पार्टी है उस स्टेट में, हाँ, और उसके साथ जाने की ये जो मतलब स्थिति है, इससे हमारे समाज को पॉलिटिकल अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हम कर रहे हैं अभी, हाँ? मैंने उनके सामने एक बात रखी, हाँ? जो बाबा साहब ने भी अपने समय में रखी थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैंने ये कहा कि आप ये बताइए कि आप अपने मकान की नींव डालते हो और आपके बाजू वाला भी अपने मकान की नींव डालते हैं, और जब अब ईंटें लगानी है तो कहाँ लगाते हो? तो बोले जी हम तो अपने नींव पे लगाते हैं। तो अब क्या कर रहे हो तुम? जब बाबा साहब ने भी कहा था कि अपनी झोपड़ी छोड़ के नहीं जाना कहीं भी, जब भी लात मार के भगा देंगे तो कहा था ना, इसका मतलब बाबा साहब का क्या कहना था कि अपना मकान बनाओ। तो मैं ये समझा रहा हूँ अपने समाज को, और समझ रहा है समाज। तो मुझे लगता है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पावर कौन पार्टी कैप्चर नहीं करना चाहती, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बाबा साहब ने कहा वो ये है कि अपने समाज में पॉलिटिकल अवेकनिंग करना है, अपने अधिकारों के बारे में। ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उन्होंने भी बनाया था, हमने भी बनाया है। सर, आपकी पार्टी किन किन स्टेट्स में भी चुनाव लड़ रही है, कितनी कितनी सीटों पे, और क्या कोई गठबंधन भी करेगी वहाँ पे? हमने, हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें हमने ऑलरेडी निर्णय लिया है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टियों का गठबंधन जो है, जो ब्राह्मणिकल पार्टियां हैं, आप ये देखिए ना, कोई ऐसी पार्टी मुझे नज़र नहीं आती जो ऑनेस्टली एंड सिंसियरली फुली आम्बेडकर विचारधारा को आज की तारीख में ले रही। जैसे अभी यूपी के संदर्भ में अगर देखते हैं हम, तो जैसे बताया जा रहा है और नेशनल प्रेस जिसको रिपोर्ट कर रही है कि भाई अभी तो मतलब वो अखिलेश आगे चल रहा है या उसका आगे चल रहा है, और वो गधा लेके जा रहा है। तो क्या गधा वालों के साथ हम करेंगे अलायंस? मतलब वो जो है कांग्रेस, अभी कल परसों मैंने न्यूज़ आइटम पढ़ा, मतलब ये जो राहुल गांधी है ये बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अब हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की बात हो, अरे वो जो भी कहा, लेकिन उसने लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए।
मतलब हिंदुत्व नहीं, हिंदू राष्ट्र। अच्छा मुझे बताओ कि क्या ये एजेंडा कांग्रेस का रहा है पहले? ये एजेंडा रहा है आरएसएस का, और उसके अपशूट जो पार्टी है उनका ये एजेंडा रहा है। लेकिन इस पर अगर राहुल गांधी ये बात कर रहा है तो यही तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ये दो अलग नहीं है, ये एक ही है, हैं? और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है एक ही है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब इनका सपोर्ट बेस एक ही है, और साथ जो खड़े लोग हैं वो एक ही है। और ये दो इसलिए भी अलग अलग नहीं कि जैसे ही मतलब लहर चलती थी इधर के उधर जाते मेंढक जैसे, तो ये दो अलग नहीं है, ये एक ही है। आज की तारीख में ये सभी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों में है, और इनको अपोज करना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आज, क्योंकि बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान वाला जो किताब लिखा है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उससे पहले पेज पे लिखा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो इट विल बी द बिगेस्ट कैलामिटी ऑन इंडिया। और ये हमारे ये रामदास आठवले अगर उनके साथ है बीजेपी के साथ, और कुछ चिले चपाटे जो बाबा साहब के फॉलोअर बोल रहे हैं और कांग्रेस के साथ जाके बैठ रहे हैं या उनसे अलायंस कर रहे हैं, तो ऐसे अलायंस से क्या हम फुले अम्बेडकर राइट पॉलिटिक्स कर पाएंगे? तो इसलिए हम किसी से अलायंस नहीं कर रहे। बिल्कुल क्लियर। ये जो हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्ववादी, है ना, और कांग्रेस खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने धर्म को लेकर भी काफी काम किया है, जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। नहीं, वो देखिए हिंदू और हिंदुत्व इनिशियली, क्योंकि हिंदुत्व की जो टर्मिनोलॉजी जो कॉइन किया है ना, ये सावरकर ने कॉइन किया है टर्मिनोलॉजी। उसके पहले हिंदुत्व नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी, हिंदू की ही टर्मिनोलॉजी थी। और सावरकर ने ये टर्मिनोलॉजी बनाया, और आप ये देखेंगे इसके ऊपर उसने खुद भाष्य किया है कि हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। ठीक है, अगर ये अलग है और जिसने बनाया वो बोल रहा है, और राहुल गांधी भी अभी ये बोल रहा है, लेकिन ये अगर बोल रहा है तो वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहा है? जिस कांग्रेस ने आरएसएस के साथ लंबी लड़ाई लड़ी, आरएसएस 1925 में बनी, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात तब कही, और नेहरू एंड हिज कांग्रेस और गांधी एंड हिज कांग्रेस उन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की, और उसको रोका उन्होंने, आरएसएस को अपने ढंग से रोका उन्होंने, क्योंकि ये पॉपुलर मूवमेंट थी इनकी, जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट, ये पावर में आए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये और भी प्रूव होता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही है, क्योंकि ये सभी इधर के उधर जाते और अभी हिंदुइज्म की बात करते, राष्ट्र हो या फिर हिंदुइज्म की बात हो, जो भी हो, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन वहां पे जब हम बहुजन तबके की बात करते हैं, मूल निवासी तबके की बात करते हैं, तो उसके सामने क्या चुनौतियां बदल जाती हैं कि वही रहती हैं? नहीं, यू कम अगेन। जो हिंदू और हिंदुइज्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, लेकिन जब हम इसके आईने में बहुजन समाज की बात करते हैं, जो मूल निवासी समाज है उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए क्या दोनों में खतरे अलग अलग हैं? हिंदू राष्ट्र कम खतरे वाला है, हिंदुइज्म ज्यादा खतरे वाला है? ना, वो एक ही है। वो मैं बोल रहा हूँ ना, वही उसको कैसे समझना चाहिए जनता? नहीं, जनता ने ये समझना चाहिए कि ये जो है पॉलिटिकल गिमिक है उनका, ये प्रेशर को झेल नहीं पा रही कांग्रेस और ये राहुल गांधी। बीजेपी ने जो अपना एजेंडा डिक्टेट किया सोसाइटी में, और जो प्रेशर सोसाइटी में डेवलप किया, और उसकी वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको वहां से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस इस ढंग का पॉलिटिकल गिमिक करके, क्योंकि इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म वो फेल हो गए टोटली, इसलिए उनके प्रेशर में ये चल रहे। तो जो अपने अपोनेंट के प्रेशर में जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती? दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। ये तो ऐसा है कि निगेटिव वोटिंग के आधार के ऊपर कहीं कुछ जीत गई कांग्रेस, वो बात अलग हो सकती है। तो सर, ये बहुजन समाज की बात करते हैं हम लोग, 85% की बात करते हैं हम लोग, और ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी चाहिए पॉलिटिकल पावर से ही हम ले सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा, मान्यवर ने भी कहा, आप लोग भी कह रहे हैं। तो पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही है इस बात को कि हाँ, हमें अपना पॉलिटिकल पावर होना चाहिए? ऐसा है, पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही? आउट ऑफ इग्नोरेंस नहीं समझ पा रही। फुले साहब ने कहा, जो हम मराठी में ज़्यादा बोलते हैं, विद्ये विना मती गेली, गती गेली, वित्त गेले, शूद्र कचले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। ये सब इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, एंड द लेवल ऑफ इग्नोरेंस इज क्वाइट हाई। पॉलिटिकल इग्नोरेंस तो बहुत ज़्यादा है। सी, हमारे पहले लीडर है बुद्धा, उन्होंने अत्यधिक भोग का मतलब इग्नोरेंस के खिलाफ में बात की। फिर फुले साहब है, फुले साहब का भी मैंने बताया। फिर बाबा साहब ने भी एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट की। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑल द थ्री लीडर्स
उन्होंने इग्नोरेंस को हमेशा अपने सामने रखा और उसको खत्म करने की बात की। आज आप जब मुझसे पूछ रहे हैं, कबीर रविदास भी इस हाँ, रविदास जी, कबीरदास जी, सभी हमारे जो हमने अपने ये हमारे सब आइकन है। तो मेरा पॉइंट है, जो आज आप हमें पूछ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, मैं बता दूं, वो ये है, कुराडीचा दांडा गोतासकार। मैं समझा रहा हूं अपने लोगों को और पूछ रहा हूं कि भाई इधर कुराडी होती है, कुलाड़ी? कहा हमारी तो कुराड बोलते हैं। तो बोले हाँ होती है जी। अच्छा, मैं बोला डंडा भी होता है उसमें? बोले होता है जी डंडा। मैं बोला डंडा काय का होता है? तो बोले लकड़ी का होता है। और मैं बोला उसके बाद ये कुलाड़ी में जाने के बाद कटाई किसकी होती है? तो बोले लकड़ी की होती। तो मैंने उनसे ये कहा है कि अगर ये डंडे को पता होता कि कुलाड़ी में जाने के बाद कटाई मेरी होने वाली है, तो डंडा कुलाड़ी में जाता? तो बोले जी नहीं जाता। तो बोला कुलाड़ी कौन है और डंडा कौन है? बोले जी डंडा हम ही है। तो मैं समझा रहा हूँ और समझ रहे। और हमारा जो बेसिक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो जैसे मैंने आपको बताया कि टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर, बट द सेकंड एंड इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अवेकन द सोसाइटी। उसको जागरूक करे। और जिस दिन वो जागरूक हो जाएगा, जैसे आप मुझे सवाल पूछे, आई थिंक उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता इसको, इस देश का पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए। जागृति की परिभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है 4-4 बार, लगता है कि हाँ लोग जाग गए, सारे लोग बीएसपी के साथ खड़े हो गए, एक जो बाबा साहब का मूवमेंट है उसकी बात करने वाली पार्टी के साथ, फिर वही लोग उसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं या फिर इधर उधर होते रहते हैं। तो ये कैसी जागृति है जो लगातार तटस्थ नहीं रह पाती? नहीं, उसका कारण ये मैं बताऊं कि मासेस जो है वो उस लेवल के ऊपर कभी भी नहीं सोचते, लेकिन जब लीडर मतलब फिसलता है अपने ऑब्जेक्टिव से, तब जो देखता है कि भाई ये लीडर खुद ही मतलब ऐसा कर रहा है, तो फिर वो दूसरी सोचता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये जो है, ये कहा जाता है कि पत्थर से ईंट से मार खाना अच्छा है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। पत्थर से भी मार खाओ या ईंट से भी मार खाओ, मार तो दोनों जगह तो मार ही खा रहे हो। लेकिन हम उस मत के नहीं हैं। हम उनको अवेकन करेंगे, वो जो इधर जा रहा है ना उधर, क्योंकि उनको आज की तारीख में कोई, जो मैं क्वालिटीज आपको लीडरशिप की बताई, वो विजिबल लीडर उनको नहीं दिख रहा है। और सर आरएसएस की बात हम करें, आप नागपुर से आते हैं, आपने बहुत करीब से देखा होगा संगठन को, 100 साल होने वाले हैं आप उसके। इस बीच में कई जगह से खबरें आ रही हैं कि संविधान बदलने की तैयारी हो रही है, कई जगह शंकराचार्य कह रहे हैं कि संविधान अलग लिखा जा रहा है, कई आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं। तो आरएसएस के भीतर क्या चल रहा है अभी? क्योंकि लगातार 2 टर्म से वो लोग सेंट्रल में हैं और तमाम स्टेट्स में भी उनकी सरकार है। देखिए, आरएसएस का डिफाइंड एजेंडा है। उनका डिफाइंड एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। ये डेवलपमेंट वगैरह तो जो सत्ता में आएगा सरकारी पैसे से तो करना ही है। उनका बेसिक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र। ऑफ अभी मेरे बैग में किताब पढ़ी हुई, मैं पढ़ रहा हूँ, आरएसएस मेनास टू इंडिया। ये किताब है, ए जी नूरानी की किताब है ये। और ए जी नूरानी मतलब ये लीगल ल्यूमिनरी है, उसको लीगल एस्पेक्ट से भी उसने लिखा है, और इंटरनली क्या हो रहा है आरएसएस में, और आरएसएस और बीजेपी के जो रिलेशंस है वो कैसे है, और उनकी जब कॉन्फ्लिक्ट आती है तो आरएसएस उसको किस ढंग से, पूरी मतलब मुझे अच्छी लगी वो किताब। इसलिए अच्छी लगी, मुझे आरएसएस अच्छी नहीं लगी, पर वो किताब से मुझे जो इंसाइट मिल रहा है उधर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। तो उनको हिंदू राष्ट्र से बनाने से रोके कौन? यही तो मैं पहले भी बोला आपको, ये हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा साहब के फॉलोअर है, तो बोलते तो है, हा? और बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में जब लिखा है कि दैट विल बी कलामिटी, हिंदू राष्ट्र विल बी द कलामिटी टू इंडिया, तो क्या हम अपने ऊपर कलामिटी लाना चाहते हैं? ऐसे बाबा साहब के फॉलोअर स्टैंड अप होना चाहिए, वी शुड स्टूड अप एंड फाइट इट आउट। तो सर ये चुनौती यही तो है कि जिनके लिए हिंदू राष्ट्र खतरा है, सबसे ज्यादा काम तो वही लेके जा रहे हैं, धार्मिक कामों में तो वही उलझे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको उलझाया भी गया है। वो है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको समझाने का काम हमारा है। देखिए, समझाने का काम किसका होता है? जो ना समझ है उसका होता है, या जो समझदार है उसका होता है? किसने समझाया हमें? सबसे पहले बुद्धा ने। उसके बाद किसने समझाया? इस लैडर में हमारे सेंट भी है, फुले ने, फिर बाबा साहब। ये समझदार थे ना। आज कौन है समझदार? क्या आप हम नहीं है समझदार? ये जो वर्ग है समाज का, पढ़ा लिखा वर्ग, क्या ये काम अंडरटेक कर रहा है? मुझे लगता है बामसेप के अलावा, ऑनेस्टली आपको शायद अदरवाइज लगा कि हम सेल्फ एंग्रेडाइजमेंट होगा, लेकिन बामसेप के अलावा और उनके जो ऑफशूट जो बनाए हुए हैं, उनके अलावा ये काम उस सीरियसनेस से, कीपिंग इन माइंड बाबा साहब का वो कोट कि इसको किसी भी हालत में मतलब बचाना है देश को, तो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहिए। आपने सर बामसेप की बात कही,
जितनी तेजी से आरएसएस उभरा या फिर उसके साथ लोग जितने समर्पण से जुड़े हुए दिखते हैं, बामसेफ उसके अगर हम साथ उसको जोड़ के देखें तो बहुजन मूवमेंट के बीच, तो बामसेफ कहाँ खड़ा है? और अगर कहीं नहीं है आप कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखता? बताता हूँ। ऐसा है कि इस देश में जो हिंदू रिलीजन की बात करता है, तो वो जो है, जो नदी होती है ना, उसके बहाव में चलता है। उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। अभी उधर उसने डुबकी मारी और इधर बोल रहे, मुझे बता रहे थे साथी के लोगों ने गाड़ियां बुक कर दिया डुबकी मारने के लिए, बनारस के लिए। हम उस बहाव के खिलाफ में चल रहे हैं। तो बहाव के खिलाफ में जो आंदोलन चलता है उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो आप समझ लीजिए हम वो एनर्जी लगा नहीं। अब वो इसलिए आप जैसे बता रहे हैं कि कावड़ हमारे लोग ढोते हैं, क्यों ढोते हैं? अगर उसकी समझ में आ जाए कि कावड़ धोने से परेशानी है तो नहीं ढोएगा ना। और मैं आपको ये बता दूं, ये जिस अनुपात में अवेकनिंग होना चाहिए वो नहीं हुई, ये रियलिटी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैं 1977 से इस आंदोलन में लगा हूं और कहीं नहीं गया, और इसके माध्यम से एक ओबीसी में एक वर्ग तैयार हुआ है, वो हो रही है। हाँ, मतलब थिंग्स आर चेंजिंग। हम जितना चाहते हैं उतना नहीं हो रही है, क्योंकि हम चाहते बहुत है और उस दिशा में काम कम करते हैं। हमारा समाज जो अवेकन क्लास है, जिसकी ड्यूटी लगाई थी बाबा साहब ने, वो चाहता बहुत कुछ है, हर चीज चाहिए, लेकिन उसको फ्री में चाहिए। एंड नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। कहा जा रहा है कि केंद्र में अभी कांग्रेस काफी कमजोर है, इसलिए बीजेपी अभी कुछ समय तक रहेगी। इसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? और अगर ऐसा होता है तो यह खासतौर पे बहुजन समाज के लिए कितना खतरनाक है? नहीं, मतलब बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में सिविल वार होगा, और इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी इज पुशिंग द सोसाइटी टूवर्ड्स द सिविल वॉर, और ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। और ये उनके लिए समझ जाना चाहिए कि उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल सिविल वार में तो मारपीट ही होती है। आज वो मार रहे क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। लेकिन जब लोग रास्ते में उतर जाते हैं, मेजॉरिटी लोग, तो बड़े बड़े जो तानाशाह है, आप लीबिया का उदाहरण देख लीजिए, वो उनके वो टैंकर्स चल रहे थे और लोग बोले मारो, कितने लोगों को मार। तो ऐसी स्थिति उन्होंने नहीं लाना चाहिए। दे आर इन माइनॉरिटी इन दिस कंट्री and they should realize this, कि it is not good for them. It has never been good for us in the Brahminical rule, that is okay. But to push the society towards the civil war, it is not good for them. I am telling this. तो ये थे बीडी बोरकर साहब, और तमाम जो इन्होंने बातें कही, चाहे हिंदुत्व को लेके, चाहे बीजेपी को लेके, चाहे बहुजन समाज को लेके, इन बातों को निश्चित तौर पे समझने की जरूरत है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।